हे एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 12 ऑफ आवर फ्री D2D क्रैश कोर्स जिसका नाम है CML अंडर 30 डेज। ओके, तो आप लोग जानते हो 29 से आप लोग का एग्ज़ाम है और मेरे कॉलेज वगैरह असाइनमेंट वगैरह के चक्कर में मैं उतना कुछ नहीं कर पाया, बट वट एवर आई डिड आई वाज लाइक ट्राइंग माई बेस्ट जितना मैं दे पाया आपको। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और आपको कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पर द डिमांड। सो लेट अस डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम पॉलिटेक्निक वाले, सो थैंक्स पॉलिटेक्निक वाले फॉर दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेंट्स एमाइड बॉन्ड। अच्छा, तो पॉलीमर वगैरह के लिए आपको लास्ट वीडियो अगर आप चेक करो तो उसमें मिल जाएगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको देखिए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि एमाइड बॉन्ड किस में होगा। सो फॉर दिस वन द करेक्ट आंसर इज नाइलन 6,6। ठीक है, नाइलन 6,6 में क्या होता है ना कि एमाइड बॉन्ड होता है, इसको याद रखना है। देन वी हैव कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम किसका मॉनिमर है? अब ये बोलोगे ये तो काफ़ी अलग चीज़ आ गया, ये तो देखा ही नहीं कहीं। तो कोई बात नहीं, कैप्रोलैक्टम का आपको शायद ना मिले कहीं पर, बट इसको आप लोग याद कर सकते हो कि नाइलन 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। हाँ, तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो बताया गया था कल। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्विकली कि दो तरह के होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन। तो एडिशन में क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ मोनोमर्स जो है वो जब अटैच होते हैं ना तो एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि इथिन था तो फिर पॉलीथीन हो गया, ये पहला ऑप्शन है ना, तो वो एडिशन पॉलीमर से बना है। देन वी हैव कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग अगर मोनोमर है वो कंबाइन हो रहे हैं और फिर कुछ एक पर्टिकुलर पॉलीमर बन रहा है अलॉन्ग विथ सम बाय प्रोडक्ट्स, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इस केस में आप लोग आंसर बताओ, ये तो बता ही सकते हो, कल बताया गया था। सो फॉर दिस वन द करेक्ट आंसर इज नाइलन 6,6। नाइलन 6,6 में क्या है कि अलग से बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है और दो अलग अलग आपके मोनोमर्स से फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज़ हैवी वाटर। हैवी वाटर इसको बोलते हैं, तो ये तो बता ही सकते हो आप लोग, D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। द सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, तो अगर कभी भी परमानेंट हार्डनेस अगर करना हो तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? यहाँ पे सोडियम दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है, तो उसके लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए होगा। अब मैग्नीशियम भी यहाँ पे दो है, ठीक है, मैग्नीशियम भी दो है, तो इसमें कैल्शियम का कोई रोल है नहीं, तो इसमें बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हार्डनेस के लिए। द बॉन्ड एंगल एंड द डाइपोल मोमेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग को बिल्कुल मतलब याद हो जाना चाहिए, अभी यहीं पे याद हो जाना चाहिए कि 104.5 और डाइपोल कितना है 1.84 है। ओके, तो 104.5 क्या है? बॉन्ड एंगल है, जो कि कैसा होता है? लोन पेयर के बीच में होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोन पेयर वाला बताना है तो उसमें भी यही होगा, 104.5 ही होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना वहाँ पे। तो ये चीज़ है 104.5 1.84। ओके, द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस अगर हम लोग को जानना हो तो कैसे जानोगे? हार्डनेस के बारे में तो बता दिए D2, लेकिन कैसे जानोगे कि कितना है उसका हार्डनेस? तो ये डी नंबर यहाँ पर टिक किया हुआ, ये एक्चुअली गलत है, इसको मत देखना कोई, ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। अब EDTA क्या होता है? EDTA का भी तो पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। EDTA का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रासीटेट, EDTA। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमैग्नेटिक कौन सा होगा इसमें से? अब देखो, डायमैग्नेटिक है और एक है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या करता है? मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, रिपेल होता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है? ये क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा बताओ? इसको पता करने का तरीका ये है कि आपके जो जैसे डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में कैसे है? 5 यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जिसमें कि एक ब्लॉक में क्या होता है? 2 पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो या तो वो सिंगल हो सकते हैं या फिर वो डबल हो सकते हैं। तो अगर आपका पूरा पेयर कंप्लीट है, जैसे डी ऑर्बिटल में डी में क्या है कि 10 है टोटल, तो मतलब पेयर वाइज है, पूरा कंप्लीट है, फिल्ड है। तो अगर ऐसा फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो इसमें से ढूंढना है कि किसमें फील्ड है, और अगर वो फील्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऐसा है कि यहाँ पर ये जो जिंक वाला है ना, तो ZnCl2 जब बनता है तो इसमें से जो जिंक होता है तो वो क्या करता है कि 2+ वो यहाँ पे ऐसे दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो दे देता है। तो जब वो इस काम को करता है तो उसमें से जो s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, s ऑर्बिटल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, तो s ऑर्बिटल से वो निकल जाते हैं दोनों, तो s तो खाली हो गया, और बाकी जो उसका d था वो तो पूरा फील्ड था, d तो उसका फील्ड था पूरा, जो 5 ब्लॉक है, तो कंप्लीटली फील्ड हो गया यहाँ पर। तो ZnCl2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसा होता है। ये पैरामैग्नेटिक में क्या है? ये देखो, सिंगल है, इसमें सिंगल नहीं है, तो जो सिंगल नहीं है वो डाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वेरी इंटरेस्टिंग।
तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज समझ में आ रहा है कौन सा है? 21 से यहाँ पर जो 30 वाला ब्लॉक है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो उसमें से कौन सा नहीं होगा वो बताना है आपको। सिल्वर है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, वेनाडियम है। तो सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होगा उसमें। विच आर द फॉलोइंग इज बेल मेटल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेल मेटल कैसे बनाते हैं। तो बेल मेटल बनाने के लिए आपको क्या करना है, कॉपर लेना है और उसमें टिन मिला देना है। ठीक है, कॉपर लो, टिन लो, मिला दो, बेल मेटल हो जाएगा। विच द फॉलोइंग कंटेंट्स मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, अगर एटॉमिक नंबर याद है तो, जो कि होना चाहिए। और फिर आप देख सकते हो, इसको तो कुछ करना नहीं है, सिंपल से ही क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसमें Fe2+ हो जाएगा। ये आपको मतलब करके देखना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेना और पता चल जाएगा कि क्या है इसका। जैसे कि यहाँ पर ये देखो Fe2+ है, एटॉमिक नंबर कितना है 26 है, और तो सबसे आउटर मोस्ट में कितना है 3d6 है। अब 6 है यहाँ पे, और कितना चाहिए 4 चाहिए, तभी ना 10 होगा। तो अनपेड कितना हुआ 4 हो गया। उस तरह से बाकियों का भी कैलकुलेट करना है और देखना है कि कम किसका आ रहा है। तो आप देखो कि हाँ Fe2+ का सही में कम आ रहा है, बाकी सबका इससे ज़्यादा ही आ रहा है। गन मेटल इस, अब गन मेटल के क्या है, इससे पहले क्या बताया गया था, बेल मेटल है ना। बेल में क्या किए थे, कॉपर में टिन मिला दिए थे। ठीक है, तो गन के लिए क्या करना, कॉपर में टिन मिला दिए थे, उसमें एक और चीज़ मिला दो, जिंक मिला देना। ठीक है, ये हो गया बेल मेटल, और अब जब जिंक मिला दिए तो गन मेटल। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूनर कॉस्टिक? अच्छा, लूनर कॉस्टिक, अब ये जो टर्म है ये किसको बोलते हैं पता है? सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट इसमें से कौन सा है? AgNO3 है ना। ओके, फिर है कैलामाइन इज द ओर। कैलामाइन किसका और होता है? मेटलर्जी वाले कमेंट करो, कैलामाइन किसका होता है? तो द करेक्ट आंसर है जिंक, जिंक का होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वेरी इजी, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो बताया गया था अभी ऊपर में 21 से 30 वाला फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ था ना, जिसमें सिल्वर नहीं था, उसमें जनरल फार्मूला क्या होता है? ये होता है कि ये होता है, अच्छा ये जो 0.2 है ये 0.2 नहीं होगा, ये यहाँ पर 2 आना चाहिए, ये 1 से 2 होगा। n-1 d 1 से 10, तो d में तो सही बात है 1 से 10 होता है। s में कितना होता है? 1 से 2 होता है, तो b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, d में कितना होता है? 10 होता है मैक्सिमम। s में कितना होता है? 2 होता है, तो वही देखना है। तो 1 से 2, इसमें तो सिर्फ 1 है तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। ठीक है, विच मेटल आर बेस्ट कैटलिस्ट? बेस्ट कैटलिस्ट कौन सा मेटल होता है? तो बेस्ट कैटलिस्ट के लिए याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल होता है। इन द प्रोफेनेशन ऑफ बेकेलाइट प्लास्टिक वी यूज़, प्रोफेनेशन मतलब उसका लाइक फॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग। तो जब उसको बनाएंगे बेकेलाइट को तो हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपको मोनोमर पूछा जा रहा है बेकेलाइट का। तो ये तो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर बेकेलाइट का मोनोमर। हाँ, अभी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और देख के काफ़ी लोग बोल रहे होंगे ये क्या है, क्यों है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा ईजी है। एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है ना। Zn था, Zn बन गया Zn2+, और यहाँ पर CO2+ था, वो CO बन गया। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, Zn पहले एकदम मस्त बढ़िया से था आराम से, लेकिन अब वो 2+ बन गया, मतलब वो दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमारा जो CO2+ था, जो कि पहले से ही डेफिशिएंसी में था, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब आप लोग को ये वाला चीज़ अगर पता होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं बता दे रहा हूँ। OIL ऑयल और रिग, ऑयल रिग याद रखना है। ठीक है, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn से Zn2+ में क्या हो रहा है, लॉस है ना। तो लॉस क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और सेकंड वाला केस रिडक्शन हो गया। तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ निकालना है EMF, ये भी गलत लिखा हुआ है, EMB नहीं होगा, EMF होगा। EMF मतलब क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो इसमें रिडक्शन कौन सा है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये है रिडक्शन, और ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या आएगा, यहाँ पर तो वैल्यू दिया हुआ है ना, 0.28 दिया हुआ है, 0.76 दिया हुआ है, तो दोनों को माइनस करने के बाद हमारा 0.48 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन, यहाँ पे मैंने ये अटैच कर दिया हुआ है, इससे आप लोग देख करके बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, द सिस्टमेटिक नंबर ऑफ दस, ये जो है
कंपाउंड इसका बताना है, नेमिंग करना है, बता सकते हो आप लोग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्डिंग इज इनकरेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से किसका संबंध नहीं है ये बताना आपको। तो आप लोग को अगर इसका फुल फॉर्म याद है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर वाला बात होता है, ठीक है। तो VSEPR वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर से उसका लेन देन है, उसका कोऑर्डिनेशन से लेन देन है ही नहीं। सो VSEPR थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला बताना है, ये तो याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है Na2B4O7.10H2O। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। वेव नेचर किसने बताया था, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में किसने बताया था? क्या वो डी ब्रोगली थे, या फिर वो हाइजेनबर्ग बोर्ड थे, या फिर सोमरफेल्ड थे? तो कौन थे वो? तो वो डी ब्रोगली थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च इज इनकरेक्ट। स्टार्च के बारे में कौन सी जानकारी गलत है? तो वो ब्लू कलर देता है जब आयोडीन के साथ मिलता है तो, या फिर वो एक पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज को, या फिर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, या फिर ये ब्रांच वाला है। तो इसमें ये गलत बात है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। आफ्टर 560 डेज 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल रिड्यूस टू। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैं आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो क्या बोल रहा है ना कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ पीरियड बताता है किसी भी एलिमेंट का जो कि रेडियो एक्टिव, मतलब टी हाफ इसने कह दिया कि हाँ भाई टी हाफ 140 डेज है। आफ्टर 560 डेज और टोटल टी कितना है? टोटल टी है आपका 560 डेज, और 1 ग्राम है एलिमेंट है, तो वो 560 दिन के बाद वो कितना कम होगा? कम होगा ना, तो कितना कम होगा ये बताना है। तो कैसे पता करेंगे ये कितना कम होगा? तो ये जानने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, क्या है? कैपिटल T इज इक्वल टू N इंटू टी हाफ। अब N क्या है? N है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पर कैपिटल T आपको पता है, टी हाफ आपको पता है, तो N निकालेंगे, ठीक है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? T कितना है? 560 डिवाइडेड बाई 140, कितना बार में होगा? ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बार में, ठीक। N आ गया आपका 4, मतलब 4 हाफ लाइफ है। तो अब N जानने के बाद हम लोग को ये देखना है कि कितना रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम लोग को अगर जैसे कि कितना रिड्यूस हुआ इसको NF मान ले रहे हैं, तो NF इज इक्वल टू क्या होगा? N नॉट हाफ टाइम्स N। ओके, ये फॉर्मूला है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, सिंपल से ही है। आप लोग बस ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। तो N नॉट क्या है? अब N नॉट है कि इनिशियली कितना था मेरा एलिमेंट, तो 1 था ना, 1 ग्राम लिखा हुआ है। फाइनल इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू 1/2 और इसका पावर में n कितना निकाले? 4 निकाला गया, 4। तो 2 का पावर 4 कर देंगे, 1/16 हो जाएगा, 1/16 ग्राम। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? गुड। When an electric current is passes through acidulated water, 112 ml of hydrogen at NTP collect at cathode in 965 seconds. तो the current passed in ampere is। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अच्छे से आपको देखना होगा। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपने अगर नहीं किया है फॉर सम रीज़न तो फिर कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो, और जिनको देखना है वो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वेशन जान लेते हैं यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर करना क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना होगा इक्वेशन इसका। क्या है इक्वेशन? 2H प्लस, उसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमारा बन जाएगा H2, ठीक है, H2। ये हमारा इक्वेशन है। ओके गुड। अब क्या करना है हम लोग को? फार्मूला एक देखना होगा, और वो फार्मूला है कि हमारा जो वेट होता है ना वो होता है ZIT। वेट इज़ नथिंग बट ZIT। ओके, अब ये Z क्या है? तो Z इज़ आपका जितना मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि Z का मतलब क्या होता है। Z इज़ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N इंटू 96500। किसने दिया था ये? फैराडे ने दिया था, ठीक है, फैराडे ने दिया था। तो जहाँ पे Z है वहाँ पे वेट की जगह पे यहाँ पे लिख दो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N इंटू 96500। और हाँ, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, सो इसीलिए आप ट्राई कीजिए समझने का, मैं बोल भी रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा गलती से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये काम करने के बाद एक और काम करना है कि यहाँ पे ये वेट है ना। अच्छा, मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल।
गिवन मास बाय मोलर मास जानते हो, तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं आई इंटू टी बाय 2 इंटू जो नीचे में था 96500 कर देते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज़ है कि ये जो है ये हो गया नंबर ऑफ़ मोल्स आपका, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ़ मोल्स हो गया, इज इक्वल टू आई इंटू टी। टी कितना दिया हुआ है, 965 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय जो भी है 2 इंटू 96500। अब एक और बात है कि ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स है इसके जगह पे एक और फार्मूला लिखना होगा वॉल्यूम से रिलेटेड, क्योंकि 112 का इस्तेमाल तो हो ही नहीं कहीं, इसको तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो जहाँ भी नंबर ऑफ़ मोल्स है उसके जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा वॉल्यूम एट एनटीपी, किसका, H2 का, वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय जितना आपका ओवरऑल मोल वाइज वॉल्यूम है। तो कितना है, 2 मोल था ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो 2 टाइम्स मतलब कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 112 हो जाएगा ऊपर का वॉल्यूम, नीचे का हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो हो जाएगा 22400 ml, गॉट इट, 22400 ml इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। थोड़ा अब क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग एक न्यू ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हाँ बाय द वे इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 112 डिवाइडेड बाय 22400, दिस इज़ नथिंग बट आपका क्या था, आई इंटू 965 ना, तो आई इंटू 965 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500, तो ये कैंसिल आउट, ये भी ऊपर कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट, 112 बार में ये भी गया, सब गया, आई कितना आ गया आपका, 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया, सब कट गया ना, 1 आ गया। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऐसा है। तो ये थे आपके 50% ऑफ द क्वेश्चंस, बाकी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दे रहा हूँ। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जिन्होंने भी ये सॉल्व नहीं किया आई हाईली रिकमेंड कि अभी के लास्ट के कुछ दिनों में आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, फार्मूला वगैरह रिवाइज कीजिए, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कम टाइम है, आपको कैसे होगा, क्या होगा, बट वो सब सोच के कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ थॉट आ रहा है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये नॉर्मल है और ये सभी के साथ हो रहा होगा, एंड लाइक दैट इफ़ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस देन आप लोग अच्छा करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।